हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके सामाजिक विज्ञान की अध्याय नंबर 4 की कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए 101% इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे और पूरी तैयारी जो है आपको सिर्फ सुन करके करना है, रटना नहीं है बच्चों। बस ध्यान से देखते चले, सुनते चले, समझते चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसकी आंसर्स हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो टोटल 11 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस भी है और 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस है और साथ ही से 4 अंक वाला। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस मैं जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस ध्यान से देखते चले, समझते चले। सॉरी, एक नंबर वाला 3 क्वेश्चन जो है आपको करना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्या बोला जा रहा है? ई नीलामी का अर्थ बताना है आपको कि ई नीलामी बोलते किसको, उसको समझाना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन सब। ई नीलामी किसको बोलेंगे? जब नीलामी की प्रक्रिया जो है, नीलामी किसके द्वारा होगा? कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन की जाने वाली नीलामी को ही क्या कहते हैं हम लोग? ई नीलामी कहते हैं। मतलब सीधी बात है, जब कोई नीलामी ऑनलाइन होती है या कंप्यूटर मोबाइल फोन के द्वारा होती है, इंटरनेट के माध्यम से होती है, तो उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? उसको ही हम लोग ई नीलामी कहते हैं। इतना आपको लिख के आना है। ठीक है, फिर अगला, अगर आपको ये प्रश्न पूछे पेपर में कि ऊर्जा क्या तात्पर्य है, तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूजल खनिज है क्या? भूजल खनिज है, ये पूछा जा रहा है। तो भूजल खनिज की श्रेणी में नहीं है। क्यों? भूजल को खनिज क्यों नहीं कहा जाता है? तो देखो, भूगर्भिक प्रणाली से नहीं अपितु वर्षा जल जो है रिसकर धरातल की भीतरी चट्टानों में एकत्र होकर के प्रवाहित होने का परिणाम भूजल है। इसलिए जो भूजल क्या होती है, वो ऊपर से गिर करके रिसकर नीचे जमीन में जाती है, इसलिए हम उसको जल को भूजल मतलब खनिज नहीं कह सकते। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं? तो देखो, कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम के माध्यम से सामान खरीदना एवं बेचना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ये आप लोगों को लिखना होगा। उसी तरीके से आप लोगों को पूछा जा रहा है कि औद्योगिक प्रदेश से क्या आशा है? तो औद्योगिक प्रदेश हम किसको बोलेंगे? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उद्योग स्थापित हुए रहते हैं उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ये आपको बोल देना है। या किसी नगर, राज्य या अन्य प्रशासनिक भौगोलिक इकाई का वह भाग जहाँ अधिकांश, मतलब किसी क्षेत्र का ऐसा भाग जिस पर अधिकांश रूप से उद्योग लगा हो, कारखाने लगा हो, उसे ही औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है भाई? लोहा पाया जाता है। लोहा जो है पाया जाता है। फिर प्रश्न 7वां, खनिज किसे कहते हैं? तो वे भौतिक पदार्थ, खनिज के बारे में पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज जिसको पृथ्वी के अंदर से हम लोग निकालते हैं, खनन द्वारा निकालते हैं, उसे ही खनिज कहते हैं। फिर शेयर किसे कहते पूछे जा रहे हैं आपको? तो जो भी कंपनी अपना हिस्सा किसी उद्योग में लगाती है, ठीक है, कोई कंपनी है किसी उद्योग में अपना हिस्सा लगाएगा तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। कौन कौन से खनिज ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन कौन से भाई? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, इत्यादि खनिज ऊर्जा के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न, भारत के औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताने। तो आपको 5 से 6, 4 से 5, आपको जितना हो सके याद रख लेना। इसमें से में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मुंबई पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश और बेंगलुरु कोयम्बटूर गुजरात, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ हो गया और कोल्लम तिरुवनंतपुरम ये हो गया। इस तरीके से ये 8 है, उसमें से कम 4 से 5 आप लोगों को याद जो है रख लेना है। तो ये रहा 2 मार्क्स वाले प्रश्नों का उत्तर। फिर हम लोग समझते हैं 4 अंक में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके आंसर्स हमें कैसे लिखना है। अब 4 अंक वाले अथवा में आएगी तो भाई दोनों सभी क्वेश्चंस को कर लो। 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो कि सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावना है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? तो देखो, उज्जवल इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग इसको आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। मतलब ये क्या प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है ना, इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करना पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। फिर
सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम क्या करते हैं, बहुत से विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। मतलब अगर सौर ऊर्जा नहीं रहता तो हमें खनिज तेल वगैरह लाना पड़ता है ना बाहर से, तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो हमारे सौर ऊर्जा से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पैसे बच जाते हैं। फिर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का स्रोत हम एक ही बार उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का प्रयोग हम जो है बार बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को जो है लिखना होगा। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रश्न दूसरा में उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर हम उत्खनन कर रहे हैं, खुदाई करवा रहे हैं, तो कौन कौन सी समस्या जो उत्पन्न होगी। तो जैसे पर्यावरण पर असर पड़ेगा, तो हीडिंग आपको डालना है और उसके अंदर इन चीज़ों को लिखना है। जैसे उत्खनन से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, इससे भूमिगत जल का संचार बाधित होगा, भूस्खलन होगा, मलबे का जमाव होगा, मृदा अपरदन होगा, है ना। इस तरीके से पर्यावरण पर क्या है, असर पड़ता है। जितना ज़्यादा खनन करेंगे तो खानों में काम करने वाले मजदूरों पर असर पड़ेगा। खानों में काम करने वाले मजदूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, खानों में नैसर्गिक रोशनी नहीं मिल पाती, खनन वाले क्षेत्रों में सांस की बीमारी के मामले ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आपको हीडिंग डाल सकते हैं। समुदायों पर असर, तो खनन से पूरे समुदायों को जबरन पुनर्वासित किया जाए। मतलब खनन से वहाँ रहने वाले लोगों को पुनर्वास किया जाएगा, जिससे उनके प्रॉब्लम होंगे। आर्थिक लाभ में असमानता हो जाएगी, खनन से मिलने वाले आर्थिक लाभ का विवरण असमान होगा, ठीक है। स्थानीय समुदाय को खनन से मिलने वाली जीवन शैली और शैक्षणिक लाभों से समान रूप से हिस्सा नहीं मिल पाएगा। मतलब आर्थिक इससे असमानता बढ़ेगी। जो खनन करवाएगा उसको तो फायदा होगा, बट वहाँ पर रहने वाले लोगों का पूर्ण रूप से क्या होगा, नुकसान होगा। इस तरीके से इसमें आप भी डाल सकते हैं। फिर औद्योगिक के कोई 4 लाभ 2019 से ABC में पूछा गया था। तो देखो, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, यातायात के साधनों का विकास होगा, ये आपको लिखना है। फिर अगला आप क्या बताना है, विज्ञान की प्रगति और कृषि में सुधार होगा औद्योगिकी से, ठीक है। फिर उत्खनन से किस प्रकार से पर्यावरण को दुष्प्रभाव हो रहा है। तो दुष्प्रभाव देखो, पर्यावरण से खनन कर रहे हैं तो पर्यावरण कैसे दुष्प्रभाव, जंगल नष्ट हो रहा है जिससे मानसून चक्र प्रभावित हो रहा है। मृदा क्षरण और भूस्खलन, मृदा क्षरण हो रही है भैया, पूरा खनन किया जा रहा है जिससे भूमि जो है, मिट्टी जो है खसक खसक के बह जा रही है। वायु शुद्धिकरण की क्षमता कम होते जा रही है, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि खनन से पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जंगल जो है पूरी तरह से कट जा रहा है, तो वायु की शुद्धिकरण क्षमता कम हो रही है और उससे जल स्रोत भी जो है प्रभावित हो रहा है। जल स्रोत सही से नहीं मिल पा रहा है खनन की वजह से। अब निदान, तो देखो निदान कैसे कर सकते हैं। उत्खनन के बाद पुनः वहाँ पर तभी संभव है जब वहाँ अत्यधिक घास, पेड़ या वृक्षारोपण हो। उत्खनन के नियमों को पूर्ण रूप से पालन करना होगा और पौधारोपण और उनके देखभाल हेतु वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पन बिजली और ताप बिजली मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही भाई, और पूछे भी गए प्रीवियस ईयर में, इसको जरूर कर लेंगे। देखो, पन बिजली और ताप बिजली में निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि पन बिजली और ताप बिजली में अंतर बोलेंगे तो पन बिजली का निर्माण जो है, पन मतलब पानी, मतलब जल से किया जाता है, जबकि ताप बिजली का निर्माण कोयले से किया जाता है। पहला अंतर क्लियर है, पन बिजली का निर्माण जल से करते हैं और ताप बिजली का निर्माण जो है किनसे किया जाता है, कोयले से। यह ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है और ये जो है अनवीनीकृत स्रोत है, ठीक है। उसको मतलब नवीनीकृत किया जा सकता है, जबकि ये अनवीनीकृत है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और ताप बिजली में पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। पन बिजली का निर्माण बांध पर किया जाता है, जबकि इसका बड़े पैमाने पर किया जाता है कोयले को जला करके। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। सरकार ने नई औद्योगिक नीति में मुख्यतः कौन कौन सी नीति अपनाई है। तो सबसे पहला है जो उदारीकरण। उदारीकरण को समझते हैं कि उदारीकरण है क्या। उदारीकरण का अर्थ है कि नियमों व प्रक्रियाओं का आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज को कम करना, जिससे विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी और तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके। मतलब ये लाइसेंस वगैरह के प्रक्रिया को जो है कम करना, बंद करना, ये बोल सकते हैं ना, जिससे कोई भी लोग जो है आसानी से यहाँ क्या कर सके, व्यापार कर सकें। निजीकरण, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना, उन उपक्रमों को निजीकरण करना कहलाता है। अब देखो, ज़्यादातर निजीकरण, कुछ चीज़ें जो है सरकारों द्वारा जब नहीं संभाल पाती तो उसको क्या लाया जाता है, निजीकरण लाया जाता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन, ताकि प्राइवेट कंपनियों में जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे तौर पर हो पाएगा। भूमंडलीकरण, ये अगला आपका टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। फिर औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है भाई कि उद्योग को कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन करते हैं। तो बाजार आपको लिखना है, ठीक है। अगला आप लोग लिख सकते हैं कच्चे माल की प्राप्ति। तो उसमें अंदर में पढ़ करके आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शक्ति की साधन, श्रम आपूर्ति हो गया, परिवहन एवं संचार की सुविधा हो गया,
इस तरीके से आपको जो है लिखना पड़ेगा। फिर सरकारी नीति, तो इसको लिख करके इतना करोगे तो एटलीस्ट 4 नंबर में आएगा, तो 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके अध्याय 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको डीप एनालिसिस के साथ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।